आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। बात हम सबसे पहले सेना के युद्धाभ्यास की करेंगे। आज से राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत हो गई है। इस युद्धाभ्यास को ऑस्ट्रा हिंद 22 नाम दिया गया है, जो 11 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं दुश्मन के खतरे को बेअसर करने के लिए कंपनी और पलटन स्तर पर रणनीति और तकनीक को साझा करेंगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आज से शुरू हुए संयुक्त अभ्यास से दोनों सेनाओं के बीच समझ को बढ़ावा देने के अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को मजबूत करने पर भी मदद मिलेगी। पहले शत्रुनाश अभ्यास में सेना ने दिखाया पराक्रम। अब ऑस्ट्रेलिया की सेना के साथ शुरू हुआ युद्धाभ्यास। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर एक बार फिर से गोला बारूद के धमाकों की आवाज सुनाई थी। आज से शुरू हुए ऑस्ट्रा हिंद 2022 नाम के इस संयुक्त अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाएं 11 दिसंबर तक अपना दमखम दिखाती नजर आएंगी। जमीन से लेकर हवा तक दुश्मन को खाक करने की तैयारियों को इस दौरान परखा जाएगा। इस संयुक्त अभ्यास का ये एक ट्रेलर भर है, जिसमें छोटे हथियारों से लेकर बड़े हथियारों तक सबका इस्तेमाल किया जाएगा। ये सैन्य अभ्यास हर साल बारी बारी से ऑस्ट्रेलिया और भारत में किया जाएगा, जिसका पहला आयोजन राजस्थान के रेगिस्तान में शुरू हो चुका है। इसके जरिए न सिर्फ दोनों सेनाओं के बीच आपसी समझ को और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, बल्कि दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत किया जा सकेगा। ये पहली बाइलैटरल मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के ऊपर एक्सरसाइज है, जिसके अंदर में जो सेटिंग है, जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है पीस कीपिंग का, उसको जो खास करके एंटी टेररिज्म के ऊपर में उसकी सेटिंग है। खास बात यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड का हिस्सा हैं, जिनकी नौसेनाएं हाल ही में जापान सागर में हुए मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा ले चुकी हैं। और अब ऑस्ट्रा हिंद 2022 एक्सरसाइज में थल सेनाएं दुश्मन से निपटने की अपनी तैयारियों को अगले कुछ दिनों तक परखेंगी। ऑस्ट्रेलियाई सेना की 13वीं ब्रिगेड के जवानों की टुकड़ी इस अभ्यास में हिस्सा ले रही है, जबकि भारत की ओर से डोगरा रेजिमेंट के सैनिक इसमें शामिल हुए हैं। दुश्मन कैसा भी हो, हालात कैसे भी हों, दोनों सेनाएं इस अभ्यास के जरिए तालमेल को बेहतर बनाने पर जोर दे रही हैं। इंडो पैसिफिक की जब बात कर रहे हैं, खास करके जो क्वाड का हिस्सा है, जब ऑस्ट्रेलिया की बात होती है तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है। जो हमारा ऑस्ट्रेलिया था, उसके साथ जमीन के ऊपर जब हम कहते हैं ऑल आर्म्स एंड सर्विसेज की, वो हमारी कोई एक्सरसाइज की एक श्रृंखला नहीं थी। तो वहां पर जो बात करके इंटर ऑपरेबिलिटी की बात होती है कि नेवी के अलावा हमारे एयरफोर्स भी हो, हमारी थल सेना भी हो, सबका सामंजस्य हो। और इसमें जो बातचीत हो रही है, जो इसके अंदर एम है, ऑल सर्विसेज एक्सरसाइज है, सिचुएशन अवेयरनेस की क्या सिचुएशन होगा, और एक दूसरे आर्मी की जो काम करने की तरीके हैं उसको समझना, उनके वेपन्स एंड इक्विपमेंट क्या यूज होते हैं, एक दूसरे के साथ यूज करना, उसकी ज्वाइंट प्लानिंग करना, ज्वाइंट ड्रिल। समय समय पर दो या उससे ज्यादा देशों की सेनाओं के बीच इस तरह के युद्धाभ्यास होते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से दुनिया में नए समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये एक्सरसाइज काफी अहम हो जाती है, खासकर अगर दोनों देशों का दुश्मन एक ही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चीन की साजिशें किसी से छुपी नहीं है। खासकर समुद्र में चीन की दादागिरी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में विस्तारवादी चीन के खिलाफ ऐसी आर्मी एक्सरसाइज कितनी अहम हो जाती है, इसकी अहमियत को बताया रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा ने। चीन की जो विस्तारवादी नीति है और जो वो कहता है कि स्पेशली वो जो बात करता है, जो
ईस्ट एंड साउथ चाइना सी की उसका सी है, उसके अंदर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर में वो अंकुश लगाना चाहता है। वो तो पहले इतना तक चला गया कि इस इलाके से यदि आप गुजरते हैं शिप तो आप हमारी परमिशन के बिना नहीं जाएंगे। तो एक जो हेजेमनिक बिहेवियर है और जितने भी आइलैंड्स हैं उसके साथ डिस्प्यूट और जितने भी रिम स्टेट्स हैं, देखिए इस जगह में इंडियन ओशन रीजन को यदि आप लेते हैं, खास करके इंडियन ओशन रीजन में जो आप इंडो पैसिफिक के अलावा उसमें इंडियन ओशन रीजन है, उसके अंदर में देखिए कल ही एक बहुत बड़ा चाइना IOR इंडियन ओशन रीजन फोरम का एक उसने बैठक बुलाई थी और 19 देशों को बुलाया था। उसमें 2 देश हैं, 19 देश वही हैं। यदि आप लेंगे जो साउथ अफ्रीका, मडगास्कर, तंजानिया, ये लेते हुए जिबूटी जो उनका इलाका है ईरान से होता हुआ ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया तक, इसके अलावा और भी जितने हैं सेशल्स, मडगास्कर, ये सारे देश 19 देशों को उसने बुलाई थी। उसमें 2 देशों ने नहीं हिस्सा लिया और वो है एक मॉरिशस और एक है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी एक्सरसाइज कर रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वांग 5 और 6 2 बार और मना करने के बाद भी वो आ रहे हैं और ऐसा सुनने में आया है कि इंडियन ओशन रीजन में वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी लाना चाहते हैं। तो उसको संदेश नहीं है, उसको चेक बैलेंस करने का पुख्ता तरीका है। एकदम आप उसको रोकेंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज जो आप देखते हैं जो बनती है गल्फ ऑफ एडन एंड स्टेट ऑफ मलाका, जो मलाका स्ट्रेट है जिसमें इंडोनेशिया है, तो इस इलाके में ये 2 चोक पॉइंट के बीच में यदि उसको हम रोकना चाहते हैं, और क्योंकि उसकी मलाका डिलेमा बहुत बड़ा है, उसके लिए बहुत सरदर्द है ये, तो उसको कभी भी चोक किया जा सकता है क्योंकि उसकी पूरी की पूरी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन इस तरफ से है और जिस तरह से वो विस्तारवाद कर रहा है, तो उसको चेक बैलेंस के लिए है, केवल उसको एक कोई संदेश नहीं देना है, पर एब्सोल्युटली जमीन के ऊपर में चेक बैलेंसेस के लिए कार्रवाई है। और अब बात करते हैं विवाह पंचमी की। अयोध्या से लेकर नेपाल तक आज विवाह पंचमी का आयोजन बड़े ही धूमधाम से हो रहा है। हर साल मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसीलिए इस दिन को राम और सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर अयोध्या और नेपाल में विवाह पंचमी से जुड़े कई आयोजन किए जा रहे हैं, जिनमें हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या और नेपाल के जनकपुर पहुंचे हैं। सिया राम की भक्ति में डूबे श्रद्धालु, चाहे वो साधु संत या फिर आम लोग, हर कोई भजनों पर झूम रहा है। हर किसी पर सिया राम की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। मौका है विवाह पंचमी का, जिससे जुड़ी ये तस्वीरें आई हैं नेपाल के जनकपुर से, जहां भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह से जुड़ी रस्में पूरे विधि विधान के साथ निभाई जा रही हैं। इस मौके पर पूरे जनकपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। चाहे महल हो या फिर मंदिर, सजावट का खास ख्याल रखा गया है। दूर दूर से श्रद्धालु इस विवाह पंचमी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जनकपुर पहुंचे हैं, जो नेपाली सेना के बैंड और विवाह से जुड़े गीतों पर थिरकते हुए दिखाई दिए। इसी तरह श्री राम की नगरी अयोध्या में भी विवाह पंचमी का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा है। सुबह से ही भक्तों का तांता कनक भवन में लगा हुआ है और वहां इस मौके पर विशेष पूजा की गई है।
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आज ही के दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इसीलिए इस दिन को राम सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। ये सबसे सुखद अध्याय सीता और राम का विवाह, इस कनक भवन में आज भी विवाह पंचमी के दिन इसकी रौनक देखने को मिलती है। हालांकि बीते 2 साल से कोरोना से जुड़ी पाबंदियों के कारण राम विवाह की रौनक ठीक ही रही, लेकिन इस बार पाबंदियों को लेकर कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे में विवाह पंचमी का ये धार्मिक आयोजन इस बार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। चाहे अयोध्या हो या फिर जनकपुर, दोनों ही जगहों पर राम सीता विवाह को लेकर भक्तों का उत्साह और जोश देखते ही बन रहा है। विवाह से जुड़ी रस्मों को शुभ मुहूर्त के हिसाब से संपन्न कराया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि विवाह पंचमी के मौके पर राम सीता विवाह महोत्सव मनाने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा हमेशा बनी रहती है। आज राम और सीता का विवाह है, विवाह पंचमी है। अयोध्या के कनक भवन में ये उत्सव हो रहा है राम के विवाह का, और यहाँ जो श्रद्धालु आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, वो राम के विवाह का गीत गा रहे हैं कि राम का विवाह है, इसलिए लड्डू बट रहे हैं। आज इस तरह का कुछ भाव है यहाँ पर। तो जरूर हम इन लोगों से भी कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कहाँ से आई है? मैं तो चंडीगढ़ से हूँ और मैं वैसे अयोध्या, ये जो महल है ना, इसको मैं अपना मायका मानती हूँ। मेरी माँ का घर है। यहाँ पैर रखते ही ऐसे लगता है अंदर से कोई नूपुरों की झंकार निकल रही है किशोरी जी की। ये आज के दिन यहाँ होना कितना सौभाग्य की बात है। जन्म जन्म के हमारे पुण्य हैं जो हम आज के दिन इस धरती पे हैं। जन्म जन्म के पुण्य, इसलिए हम इस धरती पे आज के दिन। आज राम और सीता का विवाह है, खुश हैं आज? बहुत ज्यादा। इससे बड़ी खुशी क्या है? संसारिक विवाह तो बहुत होते रहते हैं, ये तो ठाकुर जी का विवाह है। विवाह पंचमी का ये आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसके लिए अयोध्या प्रशासन की तरफ से भी काफी कुछ इंतजाम किए गए हैं। चाहे बात सुरक्षा की हो या फिर श्रद्धालुओं की सुविधाओं की, प्रशासन की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। जनकपुर से लेकर अयोध्या तक राम विवाह के इस भव्य आयोजन से कोना कोना भक्तिमय हो गया है। अयोध्या से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज़ टुडे। वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रभु श्री राम और माता सीता का वैवाहिक जीवन संघर्षों में बीता। फिर भी गृहस्थ जीवन में जब भी आदर्श पति पत्नी का जिक्र होता है तो आज भी भगवान श्री राम और माता सीता का ही उदाहरण लिया जाता है। मां सीता की आदर्श पत्नी होने के कई उदाहरण रामचरितमानस में भी दर्ज हैं। मिथिला के राजा जनक की पुत्री होने के नाते वो राजकुमारी थी। फिर भी जब श्री राम को वनवास पर जाना पड़ा तो अपने पति के साथ 14 साल तक जंगलों में रहने को तैयार हो गई। उस तरह जब लंकापति रावण ने मां सीता का अपहरण कर लिया तो भगवान राम ने रावण के राज्य पर हमला बोल दिया। रावण को युद्ध में हराने के बाद दोनों का फिर से मिलन हुआ, लेकिन अयोध्या वापसी के बाद दोनों फिर अलग हो गए। फिर भी उनका प्रेम एक दूसरे के प्रति कभी कम नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते रहे। जब माता सीता कुटिया में रहने चली गई तो भगवान राम ने महल में रहते हुए भी सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। और यही वजह है कि अक्सर ये सुनने को मिल जाता है कि जोड़ी तो हो तो प्रभु श्री राम और माता सीता जैसी, यानी भगवान श्री राम और माता सीता के वैवाहिक जीवन से कई सीख मिल जाती हैं, जिनमें सबसे पहली सीख तो यही है कि पति पत्नी को हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बुरे से बुरे हालात में भी हर पति पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए। किसी भी पति पत्नी के रिश्ते के बीच पैसा और पद नहीं आना चाहिए, यानी पति पत्नी का पवित्र रिश्ता किसी भी तरह के मद और पैसों के आकर्षण पर से परे होना चाहिए। माता सीता के स्वयंवर में एक से एक महारथी राजा और महाराजा शामिल हुए थे, लेकिन सीता माता का विवाह श्री राम से हुआ। वहीं जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो उन्हें सारा राजपाट छोड़ना पड़ा। तब भी मां सीता ने किसी पद या फिर धन दौलत के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने श्री राम की ही तरह हर सुख सुविधा तुरंत छोड़ी और उनके साथ वनवास पर चली गई। मां सीता के जीवन भर पतिव्रता होने का धर्म उन्होंने निभाया। रावण की तरफ से हरण के बाद भी माता सीता ने किसी भी तरह का समझौता नहीं किया और अंत तक रावण के सामने डटी रही और पत्नी धर्म पर आंच नहीं आने दी।
श्री राम ने भी पत्नी की अनुपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ के दौरान उनकी सोने की प्रतिमा बनवाकर साथ बिठाया। एक राजा होते हुए भी उन्होंने पत्नी सीता के दूर जाने के बाद भी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। प्रभु श्री राम और माता सीता के रिश्ते से एक और सीख मिलती है। दोनों के रिश्ते में सुरक्षा और सम्मान की भावना थी। माता सीता के हरण के बाद श्री राम उन्हें बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए लंकापति रावण से युद्ध करने तक के लिए तैयार हो गए थे और इसीलिए हर पति को अपनी पत्नी की सुरक्षा और सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। भगवान राम और माता सीता के रिश्ते की वो 4 बातें जो किसी भी दंपति के आदर्श पति पत्नी बनने में मदद कर सकती हैं। अब आपको हम सीधा लिए चलते अयोध्या, जहां से शिल्पी सेन इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है हमारे साथ। शिल्पी, अभी की रौनक वहां पर कैसी है वो दिखाएं हमें। देखिए, विवाह समारोह में तो आप बहुत गई होंगी और हमारे जो दर्शक हैं वो भी बहुत गए होंगे, अपने रिश्तेदारों के, अपने परिजनों के, अपने मित्रों के। लेकिन आज विवाह राम जानकी का है, यानी जो संसार के एक तरह से आराध्य हैं सबके, करोड़ों लोगों के। आप देखिए, हम श्री वल्लभा कुंज में हैं और यहाँ पर सबसे पहले प्रतिमा का श्रृंगार देखिए। श्री राम और जानकी हैं और किस तरह से श्रृंगार इनका किया गया है और उनके सामने जो लोग बैठे हैं ये बस इस प्रतीक्षा में है कि ये विवाह समारोह समापन इसका हो और उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम है वो हो। अब यहाँ जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, यानी शादी में जो आती हैं, विवाह समारोह में जो तैयार होकर के लोग आते हैं, आप सबकी तैयारी देखिए, सबके वस्त्र देखिए। अब सबसे खास बात, इस मंडप की ओर आपको ले चलती हूँ। ये मंडप श्री राम के विवाह का मंडप है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही खास, इतना ज्यादा खास है ये कि शायद हम में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा भी नहीं होगा। आप देखिए, प्रतीक स्वरूप इस मंडप में श्री राम विराजमान है, यानी राम दूल्हे राजा बनकर के बैठाए गए हैं और यहाँ पर इस मंडप में इनका विवाह हो रहा है। विवाह की जो रस्में हैं वो सभी हो रही हैं और होंगी और इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये विवाह पूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल दूल्हे राजा के रूप में आप देखिए कि श्री राम को यहाँ बिठाया गया है। अभी थोड़ी देर पहले घोड़ी पर सवार होकर के उनको यहाँ पर वो आए थे, उनको यहाँ पर लाया गया था। तो पूरी तरह से फूलों से सजा मंडप, जिस तरह से विवाह मंडप होता है, भव्यतम सजावट की जाती है, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की जाती है, वो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा को दिखा रहे हैं कि किस तरह से खूबसूरती से ये सजाया गया है। इसको सजाने में ही सुबह से अब तक का वक्त लगा है, सिर्फ मंडप को सजाने में, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है। सिर्फ ये सजावट नहीं है, सिर्फ ये रौनक नहीं है, क्योंकि देखिए, राम कथा में राम के विवाह का बहुत महत्व है, क्योंकि राम का जन्म, ये अयोध्या है तो यहाँ हर कोई राम जन्म की बात करता है। आप अभी भी देखिए कि कुछ नृत्य करते हुए एक दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि सबके अपने मनोभाव हैं, सबका अपना भाव प्रकट करने का तरीका है। लेकिन जो राम का जन्म है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा उसके प्रसंग सुनाई पड़ते हैं। लेकिन आज राम विवाह की बात है, क्योंकि राम विवाह ही वो प्रसंग है जिसके बाद राम कथा पूर्ण होती है। राम की अगर हम बात करें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, तो राम जब घर से निकले थे अपने अनुज लक्ष्मण के साथ, तो वो आज्ञाकारी पुत्र थे, दशरथ नंदन राम थे, स्नेहिल भाई थे। लेकिन जब सीता से राम का विवाह हुआ उसके बाद ही उनके नाम के साथ वो शब्द जुड़ा जिस वजह से राम को जाना जाता है, यानी उनके नाम का पर्याय मर्यादा, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो उस घटना को, राम कथा के यानी सीता राम के विवाह को सबसे ज्यादा महत्व भी दिया गया है। अगर राम के हम निर्णय की बात करें तो कोई भी निर्णय उनका सीता के बिना पूर्ण नहीं होता है, उनका व्यक्तित्व पूर्ण नहीं होता है। और जिस तरह से सीता के व्यक्तित्व में भी एक मजबूती मुझे अयोध्या में दिखाई पड़ी, चाहे कनक भवन हो, जहां पर जिसको कहा जाता है, जिस महल को सबसे अच्छा, सबसे सुंदर महल मुंह दिखाई में दिया था खुद कैकेयी ने शादी के बाद, विवाह के बाद सीता को, और उसके बाद उसको छोड़ करके जाना पड़ा। तो तमाम वो प्रसंग हैं जो जीवन को एक दिशा देते हैं, आदर्श जीवन की बात करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ
राम और सीता के उस प्रेम की भी बात करते हैं, उस मर्यादा की भी बात करते हैं, उस आदर्श की भी बात करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर किशोरी जी की बात बार बार हो रही है, लेकिन जो लोग हैं वो लगातार इस आयोजन में लगे हुए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ लोग बिल्कुल शिल्पी, से अभी हम बात करेंगे। शिल्पी बहुत ही खूबसूरती के साथ आप इस दिन को, इसकी महिमा को आप बता रही हैं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि अभी तक की कितनी रस्में संपन्न हो चुकी हैं और कितनी अभी रस्में और बाकी हैं, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि पूरी रात रस्में चलती हैं। बिल्कुल, देखिए इसके लिए मुझे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पंडित जी हैं उनसे ही पूछती हूँ। श्री राम विवाह की अभी कितनी रस्में हो चुकी हैं और कितनी रस्में अभी होनी है? अभी केवल पूजन हुआ है और पूजन के बाद अभी जो है जानकी जी आएंगी, वो भी मतलब जो है मंडप पे पूजन करेंगी, उनका भी पूजन होगा। तत्पश्चात पाणी ग्रहण संस्कार है, सप्तपदी होगा, सिंदूर दान होगा। ये सारे कार्यक्रम अभी बाकी हैं, लगभग 3-4 घंटे। देखिए कितनी हम कह सकते हैं कि कितना खुशी का मौका है। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। अभी श्री राम विराजे हैं, अभी माँ जानकी यहाँ पर विराजेंगी, उसके बाद पानी ग्रहण होगा, सप्तपदी होगा, सिंदूर दान होगा, यानी वो सारी रस्में जो हिंदू धर्म में होती हैं। ये बताइए आज कितना मौका है। विवाह तो सबका होता है, लेकिन आज प्रभु श्री राम का विवाह मनुष्य के अवतार से भी बड़ा है। सब कुछ आज का महिमा कोई कहा ही नहीं जाता। अभी विवाह की सारी रस्में होंगी, अभी पूरी सब रस्में होगी, जैसे सब रस्में सब होगी। जैसे देखिए अभी दूल्हे राजा बनकर के राम बैठे हैं, अभी जानकी यहाँ पर आएंगी, उनको भी लाया जाएगा, उसके बाद वो विवाह की सारी रस्में होंगी। जैसे बिठा करके सारी रस्में पूर्ण की जाती हैं। बिल्कुल। हम पीछे की ओर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो मंदिर है वहां से अब जानकी के भी आने का वक्त हो गया है। देखिए वो खूबसूरत दृश्य गुड न्यूज टुडे पर एकदम एक्सक्लूसिव हमारे दर्शक देख सकते हैं। सीधे राम जन्मभूमि अयोध्या से, श्री वल्लभा कुंज से ये खूबसूरत दृश्य माँ जानकी, देखिए जानकी की प्रतिरूप यहाँ पर मंडप में लाई जा रही हैं। आप देखिए किस तरह से पीढ़े पर बिठा करके उनको ला रहे हैं, किस तरह से जो साधु संत हैं, जो धर्माचार्य हैं, उन्होंने खुद अपने हाथों में इस पीढ़े को थामा है जिसमें जानकी को बिठा करके लाया जा रहा है। और छत्र देखिए उनका क्या वैभव है, क्या ऐश्वर्य है जनक सुता का। जिस तरह से उनका रूप सबको मोह लेता था और उनकी गंभीरता और उनकी गरिमा है, उस तरह से आप देखिए उनको सजा करके किस तरह से पीढ़े पर यहाँ बिठाने के लिए, यानी विवाह संपन्न करने के लिए यहाँ मंडप तक लाया जा रहा है। ये जो भव्यता है, ये जो श्रृंगार है, ये जो सौंदर्य है, ये जो गरिमा है, ये सहज देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये आज का दिन बेहद खास है। और कहते हैं इंसान के, मनुष्य के जीवन में जो उसके विवाह का दिन होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है। व्यक्ति जन्म तो लेता है, लेकिन उसके बाद टर्निंग पॉइंट उसके विवाह से आता है और उसमें इंसान सबसे अच्छा दिखना चाहता है, श्रृंगार होता है। लेकिन जब प्रभु श्री राम और जानकी का विवाह हुआ तो क्या कुछ वो हुआ और किस तरह से उसको एक हम कह सकते हैं उसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा बिल्कुल जिस तरह से सीता का रूप था, जिस तरह से राम का रूप था, उसको देखते हुए सब बिल्कुल मोहित हो गए। और यही बात यहाँ पर हर एक विवाह में बिल्कुल विवाह देखने को भी मिल रही है। शिल्पी आप नजर बनाए रखिए। सुन रहे थे हम पंडित जी को भी, वो भी कह रहे थे कि अभी 3 से 4 घंटे का वक्त और लगेगा, क्योंकि रस्मों रिवाज सारे पूरे करने और तमाम रस्मों में अभी फिलहाल वक्त लगेगा। शिल्पी मेरी सहयोगी जानकारी दे रही थी। फिलहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। चीन की सड़कों पर कोहराम है। कई दशकों के बाद चीन की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध कर रही है। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोगों ने फिर से चीन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उनका इस्तीफा मांगा। इस विद्रोह की शुरुआत 25 नवंबर को हुई, जब शी जिनपिंग शिंजियान में एक बिल्डिंग की 15वीं मंजिल में आग लग गई और इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और इस मौत की वजह लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन की वजह से लोगों को समय पर मदद नहीं मिल पाई और बाद में लोगों ने आरोप ये लगाया कि अफसरों ने लापरवाही की। इसके बाद चीन की राजधानी बीजिंग में लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू हो गए।
ये चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ खुला विद्रोह है। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के खिलाफ पहली बार आम लोग सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की है। नाराजगी ऐसी है कि लोग शहर शहर सड़कों पर हैं। जहां दुनिया के लिए कोरोना लॉकडाउन इतिहास बन चुका है, वहीं चीन में शी जिनपिंग ने इसे जनता पर सख्ती का हथियार बना लिया है और जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। यहां तक कि चीन की जनता ने शी जिनपिंग को तानाशाह और गैर कानूनी राष्ट्रपति का दर्जा दे दिया है। शंघाई, वुहान और शिनजियांग से लेकर राजधानी बीजिंग तक विरोध की आग फैलती जा रही है। 上海已经有很多人被抓进去了，不只是昨天晚上，他们是为了大家，是为了所有人，是为了每一个骑手不被封在家里，为了大家能够吃上药，能够吃上饭。我们应该声援这些更勇敢的人。上海放人！上海放人！ चीन में कोरोना को लेकर सरकार की सख्ती क्यों है, इसे समझ लीजिए। वहां हर दिन कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। चीन में मचा है कोरोना से कोहराम। 27 नवंबर को कोरोना के 40,000 मामले सामने आए, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है और एक्टिव मामलों का आंकड़ा 3 लाख पार कर चुका है। बढ़ते मामलों के चलते जिनपिंग सरकार ने चीन में सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। चीन में सरकार से नाराजगी क्यों? चीन के कुछ इलाकों में लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते चीन में 66 लाख लोग घरों में कैद हैं। ये लोग खाने के सामान के लिए बाहर नहीं निकल सकते। इसके अलावा जिनपिंग सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी लागू कर दी है। इसी के तहत चीन के लोगों का हर रोज कोविड टेस्ट हो रहा है। जो लोग सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। कोरोना की वजह से 3 साल से पाबंदियां झेलते झेलते लोग अब ऊब चुके हैं और चीन के लोगों के लिए जिनपिंग की नीतियां भी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। लिहाजा उनका गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है। बीजिंग, शंघाई, नानजिंग और सिन्हुआ जैसे शहरों में छात्र ब्लैक व्हाइट पेपर लेकर साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस ब्लैक व्हाइट पेपर का मतलब सेंसरशिप या गिरफ्तारी से बचने के तौर पर किया जाने वाला विरोध है। विरोध को दबाने के लिए सरकार और पुलिस सख्त कदम उठा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का हौसला बरकरार है। बीजिंग से शुरू हुए प्रदर्शन लांचो, शियान, चोंगिंग, वुहान, झेंझोऊ समेत 13 बड़े शहरों तक पहुंच चुके हैं और इसकी आग और तेजी से फैल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शी जिनपिंग के विरोध में लग रहे आजादी के नारों के पीछे की वजह जीरो कोविड पॉलिसी को माना जा रहा है। दरअसल चीन की सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत 70 से ज्यादा बड़े शहरों में सख्त लॉकडाउन लगा दिया है और कई शहरों में कोविड की वजह से बाहर निकलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। दरअसल 2019 से ही चीन कहीं न कहीं आंशिक कोविड प्रतिबंध का सामना कर रहा है। दुनिया अब लगभग कोविड से उबर चुकी है, लेकिन चीन में अभी भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और चीन की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर ताले लग चुके हैं, स्कूलों में पढ़ाई बंद है। हाल ये हो गया है कि उद्योग धंधों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। लोगों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। समाज का कोई ऐसा तबका नहीं बचा जिस पर लॉकडाउन की मार ना पड़ी हो। ऐसे में लोगों का शी जिनपिंग के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2020 में चीन को कोरोना से बचाने के लिए जिनपिंग ने जीरो कोविड नीति को लॉन्च किया था। इस नीति के तहत बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग की गई। चीन में कठोर आइसोलेशन नियम लगाए गए। चीन में यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चीन का मानना यह है कि जब तक कोरोना वायरस का एक भी मामला रहेगा, ये नीति इसी तरीके से लागू रहेगी। लेकिन इन कड़े नियमों के खिलाफ चीन की जनता सड़कों पर है।
पर चीन की सरकार को लगता है कि ये नीति पूरी तरह से विज्ञान के नियमों पर आधारित है, लिहाजा जब तक एक भी कोरोना का मामला रहेगा तो ये नीति कोरोना प्रभावित इलाकों में लागू रहेगी। और इन्हीं कड़े नियमों का विरोध करने के लिए चीन के लोग जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन चीन में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को गैर कानूनी माना जाता है और इसके लिए चीन में लोगों को जेल तक का हो सकती है। और यही वजह है कि चीन में कभी भी राष्ट्रपति और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध नहीं किया जाता। हालांकि इस बार ऐसा लग रहा है कि आक्रोश की आग ने लोगों का डर खत्म कर दिया है। चीन सरकार के खिलाफ लोग अब नियमों से तंग आ चुके हैं। न तो सरकार कोरोना के लिए वैक्सीनेशन अभियान तेज कर पा रही है, न ही वो लोगों को सांस लेने दे रही है। ऐसा लग रहा है कि चीन में सांसों पर भी सत्ताधारी सरकार का पहरा है। ये जो विरोध हो रहा है साफ साफ इसका मुद्दा एक है। अभी तो एक है, बाद में अगर मुद्दे जुड़ जाए तो बात अलग है। और वो जो मुद्दा है, इनके पास वो जीरो कोविड पॉलिसी जो सरकार की है, बड़ी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत जहां भी जो पॉपुलेशन अफेक्टेड है उसके घर से बाहर निकलने पर बैन लग जाता है। एक तरह से द होल पूरा रुक जाता है उनके लिए, जैसे जेल में बंद हो गए हों। तो ये उसको लेकर के जो ज्यादातर पॉपुलेशन है उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मुद्दा एक यही है। तो जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रोटेस्ट यही है कि इतने कड़े, इतने टाइट जीरो कोविड, इतने रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पॉपुलेशन को ढील देनी पड़ेगी। सुनने में आपको शायद थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अब अंतरिक्ष में टमाटर उगाने की तैयारी हो रही है। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का फाल्कन 9 अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंच चुका है। फाल्कन 9 ने 23 नवंबर को उड़ान भरी थी और वो अपने साथ बौने टमाटर के कुछ बीज भी लेकर गया है। यानी अब स्पेस में टमाटर उगाने की मुहिम शुरू होने वाली है। अब स्पेस में शुरू होने वाली है टमाटर की खेती। क्या अंतरिक्ष में अब सब्जियां उगाना मुमकिन होगा? क्या जमीन के बाद अब आसमान में भी लहलहाएंगी फसल? सुनने में बेशक आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन ट्विटर के मालिक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अंतरिक्ष में कुछ ऐसा ही करने की तैयारी कर रही है। दरअसल 23 नवंबर को एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट ने नासा के कैंडिड स्पेस सेंटर से उड़ान भरकर अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया था। अब एलन मस्क का फाल्कन 9 रॉकेट ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। लेकिन खास बात यह है कि फाल्कन 9 अपने साथ करीब 3500 किलोग्राम कार्गो लेकर रवाना हुआ था, जिसमें टमाटर के बीज भी शामिल हैं। स्पेस सेंटर में मौजूद वैज्ञानिक अब टमाटर के इन बीजों की मदद से वहां टमाटर उगाने की कोशिश करेंगे। इसका मकसद अंतरिक्ष में पौष्टिक फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर मौजूद वैज्ञानिक वेज 5 प्रयोग कर रहे हैं, जिसके तहत अंतरिक्ष में बौने टमाटर उगाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रयोग में ये देखा जाना है कि अंतरिक्ष में टमाटर की फसल कितनी अच्छी तरह से उगती है। अंतरिक्ष में उगे टमाटर कितने स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। वैज्ञानिकों की सेहत पर ऐसे टमाटरों का क्या असर होगा, ये भी रिसर्च का हिस्सा है। नासा का ये मिशन भविष्य के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि अगर अंतरिक्ष की ग्रेविटी में सब्जी उगाना मुमकिन हो सका तो अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के लिए पृथ्वी पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। हालांकि पहले भी इस तरह की काफी कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल सकी। ऐसे में ये स्पेसएक्स और नासा का ये मिशन अगर कामयाब हुआ तो ये एक नया मुकाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।